हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस टुडे आई कम अप विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेकर आई हूँ, जिससे कि हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपका दिसंबर 2012 में पेपर कंडक्ट हुआ था, उसके ये क्वेश्चंस हैं। हम इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर 1 में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। इनको एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट मूव्स टुवर्ड्स आवर टॉपिक एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस सेशन बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट एंड कम्यून, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, कम्युनियन एंड कॉमन सेंस। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये आपके किस वर्ड से डिराइव हुआ है इनमें से। तो आप सभी को पता है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये हमारा लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इम्पार्ट, कुछ इम्पार्ट करना, ठीक है, या फिर कुछ शेयर करना, या फिर मेक कॉमन, कॉमन बनाना। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कॉमन, मैं कॉमन लिख नहीं रही हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आप इंग्लिश जो हमारा वर्ड कम्युनिकेशन है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब है कम्युनिकेयर, जो कि है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है इम्पार्ट, शेयर और मेक कॉमन। ठीक है, और जब ये इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर्ड हुआ था तो ये वर्ड कम्युनिकेशन आपका कम्युनिकेयर आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर हुआ था 14th एंड 15th सेंचुरी में। और इसका ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, इसमें एक रूट वर्ड है, एक की रूट है जो कि आपका मुन है, जो कि आपका रिलेटेड होता है कम्युनिटी से। ठीक है, तो कम्युनिटी का मतलब आप सभी को पता होता है कि एक समाज होती है, सोशलाइजेशन होता है, सोशल होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब वही है, कम्युनिटी से लिया गया है। कम्युनिटी में क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सेम प्रोसेस कम्युनिकेशन में भी होती है कि 2 पीपल्स और द अदर मोर पीपल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो अपने थॉट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। इसलिए यहाँ पे बताया गया था कि जो आपका कम्युनिकेयर है इसका मतलब भी शेयर होता है। मेक कॉमन, कुछ कॉमन बनाया जाता है। ठीक है, इम्पार्ट करना, कुछ देना। तो हम कुछ बोलते हैं, कोई दूसरा कुछ सुनता है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी, उसे सुनाई दी, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अपने आसपास लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। और इसीलिए इस वर्ड में म्यून जो है वो आपका कम्युनिटी वर्ड से आता है। कम्युनिटी का मतलब होता है आपकी सोसाइटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन लीडर माओ जेडोंग यूज्ड अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू टॉक टू द मासेस एंड इट इज नोन एज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चाइनीज़ कल्चरल रिवॉल्यूशन के लीडर थे माओ जेडोंग, जिन्होंने एक तरह का कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया ग्रुप्स में बात करने के लिए। यहाँ पर ये जो मासेस हैं ये डिनोट कर रहे हैं ग्रुप को। ठीक है, तो ग्रुप्स में बात करने के लिए तो इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को कहा जाता है मास लाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। एंड क्यों है, क्योंकि जो मास लाइन है वो पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और लीडरशिप मेथड है, जो कि आपका माओ जेडोंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, डेवलप किया गया चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के समय पे।
और जो कम्युनिकेशन यूज्ड होता है इस प्रोसेस में, उसी कम्युनिकेशन को हम मास लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि अगर जो माओ जेडोंग के द्वारा जिस कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया था वो कौन सा था, तो वो मास लाइन कम्युनिकेशन था। मासेस वर्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मासेस मीन्स ग्रुप एंड ग्रुप लाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कन्वर्जिंग विद द स्प्रिट्स एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज। कन्वर्जन करना स्प्रिट और एंसेस्टर्स के साथ क्या कहलाता है? एंसेस्टर्स आप सभी को पता है हमारे पूर्वज होते हैं। बात करें हम स्प्रिट्स की तो ये हमारी आत्मा होती है, हम कह सकते हैं हमारी रूह होती है, आत्मा हमारी स्प्रिट है। तो इनके साथ कन्वर्जन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपकी जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, राइट आंसर है। क्यों? तो पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पर ट्रांस का मतलब होता है बियॉन्ड एंड बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपर्सनल मीनिंग है उसका मतलब होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी पर्सन के पीछे। तो अब बात आ जाती है एंसेस्टर की। तो हमारे एंसेस्टर हमसे पहले रहे थे, ठीक है, हमसे पहले थे। बियॉन्ड का मतलब हमसे पीछे थे, हमने उन्हें नहीं देखा। आत्मा जो है वो हमसे पहले आई है, ठीक है, हम और हमारे बाद भी रहेगी। तो स्पिरिट से एंसेस्टर का जो कन्वर्जन है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपर्सनल कहलाता है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले की कोई बात है जो कि हम नहीं जानते, हमारे पूर्वज हमसे पहले थे, वो हमारे साथ नहीं हैं, ठीक है। तो अपने पूर्वज से अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे करेंगे? जब वो हमारे सामने है ही नहीं तो उनसे हमारी जो कम्युनिकेशन रहेगा वो ट्रांसपर्सनल रहेगा, पहले का पीछे का, बियॉन्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये बाकी टर्म्स भी समझा देती हूँ, जैसे कि आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो, इंटर का मतलब होता है इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, इंटरपर्सनल है। और इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद से ही बात करना अपने आप में। इंट्रा का मतलब थोड़ा खुद से ही बात करना और इंटर का मतलब दो लोगों के बीच में बात करना। और ट्रांसपर्सनल का मतलब बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बियॉन्ड पर्सन, किसी भी इंसान जो कि पहले था पीछे रह गया है उसके बारे में बात करना, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में थे कुछ टर्म्स और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आंसर इसका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला डेली न्यूज़पेपर कौन सा है? हम सभी को पता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल हम आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है हमारा सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर है। ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये हमारा सेटअप कब हुआ था? तो ये हमारा 1838 में सेटअप हुआ था। और ये सबसे मोस्ट वाइडली रेड इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड होता है ये, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा टाइम्स ऑफ इंडिया। अब हम वहीं देख लीजिए, उसके बाद ये जो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, डेक्कन हेराल्ड, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके बाद भी हम हिंदी में भी बात करें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा हमारे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर्स पढ़े जाते हैं, ठीक है, दोनों ही हिंदी में पब्लिश्ड होते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें आपसे पूछा गया है द पायनियर ऑफ साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज, यानी कि साइलेंट फीचर फिल्म इंडिया में जो साइलेंट फीचर फिल्म थी उसके लीजेंड कौन थे, पायनियर कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका दादा साहेब फाल्के। आप सभी को पता है कि मूवी जगत में जो फिल्मी जगत होता है उसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि फिल्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पायनियर है साइलेंट फीचर फिल्म के इंडिया में वो है आपके दादा साहेब फाल्के। तो आपका आंसर हो गया डी। दादा साहेब फाल्के जो है वो पायनियर है साइलेंट फीचर फिल्म के इंडिया में, जो कि आपके
मूवी थी, आप लोग जानते होंगे, श्री पुंडलिक, मराठी में। इसको डायरेक्ट करा था दादा साहेब फाल्के ने और ये मूवी रिलीज़ हुई थी आपकी 1912 में। और ये पहली साइलेंट फिल्म थी इंडिया में। याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, ये पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी इंडिया में? तो श्री पुंडलिक पहली साइलेंट मूवी थी इंडिया में, जो कि आपकी मराठी लैंग्वेज में थी। उसके बाद इन्होंने और भी साइलेंट फीचर्स फिल्म बनाई, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र को इन्होंने 1913 में बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दादा साहेब फाल्के के बारे में कि इन्होंने पहली मूवी बनाई थी साइलेंट फिल्म 1912 में, जिसका नाम श्री पुंडलिक था। दूसरी बनाई थी इन्होंने 1913 में, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है टीचर का, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? एड्यूटेनमेंट। ठीक है, जिस तरह से आप लोग एंटरटेनमेंट होता है उसी तरह से यहाँ पे एड्यूटेनमेंट है। एड्यू का मतलब यहाँ पे एजुकेशन से है। तो जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड होता है। टीचर क्लास में जो भी कुछ बोलती है वो एजुकेशन से रिलेटेड बोलती है। ऐसा नहीं कि वो क्लास में आकर आपसे अपने घर की बातें डिस्कस करे, अपनी डेली लाइफ को डिस्कस करे, तो ऐसा नहीं करती। टीचर आपकी क्लास में आके आपके साथ जो कम्युनिकेशन करती है वो रिगार्डिंग योर एजुकेशन होता है, कि आज वो आपको कोई चैप्टर पढ़ाएगी, ठीक है, आपसे नोटबुक चेक करने के लिए बोल रही है, आपकी कोई मिस्टेक करेक्ट करा रही है, तो ये सब आपके एजुकेशन पे बेस्ड है। तो एड्यूटेनमेंट जो होता है क्लासरूम में वो कॉम्बिनेशन होता है आपका एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी। सिर्फ ऐसा ही नहीं करती टीचर कि आपको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया, क्लास में आया और आपको बस बता दिया कि ABC, आपने A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग एंड कंप्लीट हो गया। ये तो एजुकेशन थी, लेकिन इसी एजुकेशन को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल को ही वो अगर किसी और तरह से आपको एंटरटेनमेंट कराने के साथ आपके सामने अगर प्रस्तुत करती है, तो वो आपका एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम एड्यूटेनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है टीचर का, वो एड्यूटेनमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि टीचर जो है वो अपने क्लास में क्या करे, एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ बच्चों को प्रोवाइड कराए। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको इफेक्टिव एजुकेशन रखनी, देखिए बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। जो हमारे चाइल्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। अगर हम उनको जैसे जिस लैंग्वेज में अभी मैं आपको समझा रही हूँ, अगर इसी लैंग्वेज में आप अपने छोटे भाई बहन को अगर समझाते हैं तो दे गेट बोर, उनको बोरिंग फील होगा, उन्हें ये सबको समझ में नहीं आएगा। तो उनको आपको समझाने के लिए कुछ एंटरटेनिंग वे का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें प्ले के साथ खिलाएं, प्ले वे मेथड्स का आप यूज़ करें, प्रोजेक्ट मेथड्स का यूज़ करें, पजल का यूज़ करें कुछ समझाने के लिए, ताकि क्या हो, वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस प्रोसेस में लग सकें और वो बोर ना हो। क्योंकि जब वो खुद करके सीखेंगे या फिर अपनी पूरे रुचि के साथ सीखेंगे, तभी उनका जो सीखना होगा वो कंप्लीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्लासरूम कम्युनिकेशन रहता है टीचर का, वो एड्यूटेनमेंट यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ताकि उनको इफ़ेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उन्हीं के एनवायरनमेंट में। उनकी जो भी वो पढ़ाया जा रहा है उसको उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेट किया जाए, जो वो जानते हैं उसके साथ मिलाए। जैसे A फॉर एप्पल पढ़ाया, A वर्ड को पढ़ाया तो बताया, एप्पल उन सभी ने देखा होता है, सेब सभी ने खाया होता है, तो उनको समझाया कि जो सेब होता है वो एप्पल होता है, उसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, और A फॉर एप्पल होता है। ठीक है, तो सेब उन्होंने सबने देखा था, तभी उनको रिलेट करके A पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और 7 में हमसे यहाँ पे पूछा गया है द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, कि जो आपकी ये सीरीज़ है 0, 6, 24, 60, 120, उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पर ही कौन सा नंबर होगा। अब आप देखिए अपने पैटर्न, जो आपका ये जो पैटर्न है इसको ऑब्जर्व कीजिए कि इस पैटर्न में एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस पैटर्न को देखेंगे एंड वी फाउंड। तो अगर हम इस पैटर्न को काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये पैटर्न किस तरह से है। देखिए ये पैटर्न है आपका, जिसमें मान लीजिए आपका 0, 1, 2 आया।
ठीक है। फिर आपका 2 1 0 1 2 आया, ठीक है। फिर आपका आया 1 2 3, ठीक है। फिर आपका आया 2 3 4, फिर आपका आया 3 4 5, ठीक है। फिर आपका आएगा 4 5 6, फिर आपका आएगा 5 6 7, और फिर आपका आएगा 6 7 8। ये बीच में, यहाँ पे इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये पैटर्न है आपका। तो अब यहाँ पे आप खुद समझ जाइए क्या रहेगा। 0 6 2 0 6 24 60 120। तो अब इसके बाद क्या आएगा, इस 120 के बाद आपका क्या आएगा 210। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 210, ठीक है। पैटर्न आपका इस तरह से रहा था। इस पैटर्न की बेस पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है 210, क्योंकि हम सबसे पहले मान लीजिए इसको, मान लीजिए 0 1 2, फिर आपका 1 2 3 हो गया, फिर 2 3 4 हो गया। पैटर्न कुछ इस तरह से कि सबसे पहले 0 1 2 लिया था, फिर ये 1 से स्टार्ट कर दिया 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट कर दिया 2 3 4, फिर 3 से स्टार्ट कर दिया 3 4 5, फिर 4 से 4 5 6, फिर 5 से 5 6 7, फिर 6 से 6 7 8, इस तरह से 7 8 9, फिर 8 9 10, इस तरह से आगे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर भी मिसिंग नंबर कुछ ऐसा ही है कि पहले 2 6 2 था, फिर 4 6 0 था, फिर 6 था, फिर आपका 24 हो गया, फिर आपका 60 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 120 के बाद आपका 2110 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स हैविंग अ मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़, 7 सदस्यों का एक समूह है जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो बॉयज़ हैं, यानी कि मेजॉरिटी बॉयज़ की है। इज़ टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। अब जब वो बन रहा है तो वो कितना हो रहा है, मेजॉरिटी कितनी है बॉयज़ की, तो 6 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स में, ठीक है। हाँ, द नंबर ऑफ बेज द ग्रुप कैन बी फॉर्म, तो कितनी तरह से हम ग्रुप को बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि कितनी तरह से हम ग्रुप को बना सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें कंसेप्ट बनाना होगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। कि जब बात आ रही है हमारी, हम इसमें प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं रहेंगी अगर हम मतलब 4 गर्ल्स या 3 बॉयज़ लेते हैं, 4 गर्ल्स लेते हैं, इस तरह से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। और हमें दिखाना क्या है, हमें बॉयज़ की मेजॉरिटी दिखानी, ग्रुप में बॉयज़ ज़्यादा रखने हैं। तो कितनी कंडीशंस बन सकती हैं, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसमें एक कंडीशन तो ये मान ली कि 6 बॉयज़ रख लेंगे, हम 1 गर्ल रख लेंगे, या फिर हम 5 बॉयज़ रख लेंगे, 2 गर्ल्स रख लेंगे, तब भी 7 हो रहा है, 4 बॉयज़ रख लेंगे, 3 गर्ल्स रख लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या रखना है, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बनानी है कि कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। इस तरह से जितनी संभावनाएं आपकी बन रही हैं उतनी ही तरह से आप ग्रुप को बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रखना होगा कि हम मान लीजिए एक बार हमने मान लिया कि हमने 1 × 4 यानी कि 1 × 4 लिया एक बार, फिर प्लस हमने 6 × 6 लिया, और फिर प्लस हमने 6 0 लिया। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। तो इट मीन्स कि कितनी तरह से हम कर सकते हैं, कितनी तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं जिसमें मेजॉरिटी बॉयज़ की रहे। तो ये हम बना सकते हैं कितनी तरह से, 100 तरह से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 100, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप इज़ 40, ठीक है। किसी भी एक ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 40 हैं, और एवरेज जो है फर्स्ट 10 मेंबर्स का वो 4.5 है, और बचे हुए
30 मेंबर का एवरेज 3.5 है, तो पूरे ग्रुप का एवरेज कितना रहेगा। यहाँ पे आपको क्या है, पहले 10 मेंबर्स की एवरेज हमें आपको दे दी गई है और बाद के 30 मेंबर्स की एवरेज भी आपको दे दी गई है। ठीक है, एक बार 4.5 और एक बार 3.5 है, और आपसे पूरा 40 के ग्रुप का एवरेज पूछा गया है। तो 40 के एवरेज को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन जो है आपका कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कंबाइंड एवरेज निकालनी होगी। किस फॉर्मूले से निकालेंगे आप, N1 इंटू X1, ठीक है, प्लस N1 इंटू X1 प्लस N2 इंटू X2, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब देखिए N1 N2 वगैरह है क्या, तो यहाँ पर आपको देखिए N1 क्या होता है, N1 और N2 जो हैं आपके वो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 ग्रुप्स में, ठीक है, और X1 और X2 उनकी एवरेजेस हैं। तो यानी कि X1 हमारा एक बार ये है और X2 हमारा ये है, N1 हमारा ये है और N2 हमारा ये है। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो 10 है ये हमारा N1 है, 30 हमारा N2 है। तो मान लीजिए यहाँ पर N1 प्लस N2 हमारा कितना हो गया, 40 हो गया, और ये एवरेजेस जो हैं ये हमारी N1 है। तो यहाँ पर हम 4.5 को जब 40 से 4.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 45 आएगा, प्लस जब हम 30 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 105 आएगा। तो टोटल हमारा कितना बैठेगा, टोटल आएगा हमारा 150/40। तो आप देख सकते हैं, इसको हम कट नहीं कर सकते, हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15/4, ठीक है, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की आगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दी गई हो, ठीक है, टोटल बताया गया हो कि ग्रुप 40 मेंबर्स का है, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन दी जाए तो उनको हम N1 और N2 मान लेते हैं मेंबर्स को, और उनकी जो एवरेज होती है उसको X1 और X2 मानते हैं, और फॉर्मूला पुट करते हैं N1 इंटू X1 प्लस N2 इंटू X2 अपॉन N प्लस N2, और इस तरह से हम एवरेज कंबाइंड एवरेज के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL, अगर मोहन को, क्वेश्चन इसमें कहा गया है, अगर मोहन को KMFYL के कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो काउंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप मोहन लिख लीजिए एक जगह, MOHAN, ठीक है, इनमें सब में -2 करते जाइए, -2, यानी कि -2 का मतलब क्या है कि आप M से 2 पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, K मिलेगा, ठीक है, O से 2 पीछे काउंट कीजिए तो आपको M मिलेगा, H से पीछे काउंट करेंगे तो F मिलेगा, है ना, यही हो रहा है। A से पीछे 2 काउंट करेंगे तो यानी कि Z, लास्ट में YZ तो Y मिला, और N से पीछे 2 काउंट करेंगे तो आपको L मिलेगा। तो यही है आपका कोड। तो आप समझ गए कि ये कोड आपका बना कैसे। तो ये कोड आपका बना, आपने जो वर्ड था आपका मोहन उसमें -2 करते गए तो आपका कोड बन गया KMFYL। वहीं अगर अब हमें काउंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये निकालना है, तो काउंट को भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं एक जगह, O लिख लेते हैं एक जगह, U लिख लेते हैं एक जगह, N लिख लेते हैं और एक जगह T लिख लेते हैं। C में -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, A, ठीक है। O में -2 करेंगे यानी कि O से पीछे 2 काउंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, MNO यानी कि M। U से हम U में -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, STU यानी कि S। N में -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, MNO यानी कि KMN, तो हमारा आ जाएगा KLMN, तो हमारा आ गया L,
ठीक है। अब हम टी में -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा PQRST, यानी कि RST। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका क्या बना कोड, AMS और LR कहीं बन रहा है ऑप्शन में, AMS LR देखिए आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही बन रहा है। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी हमने अपने इस पार्ट में 10 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है, हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अगले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियसली किए थे आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें ताकि आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। इसी तरह से अब तक आपके जितने भी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन। एंड आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसको लाइक शेयर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।